गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने व्यवसाय अध्ययन में जो पहला चैप्टर था उसमें कल पढ़ाया था व्यापार और वाणिज्य का इतिहास, और उससे बाद में बताया था स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। आज का टॉपिक है हमारा मध्यस्थों का उदय। यानी ये होता है व्यापार में जो मीडिएटर का काम करते हैं, जो व्यापार के मालिक होते हैं उनके दायित्वों को लेकर उनको सुरक्षा प्रदान कराते हैं। ये क्या होता है? ये मीडिएटर होते हैं, जिसे हिंदी में बिचौलिया भी बोल देते हैं, बिचौलिया, और मध्यस्थ और मीडिएटर इंग्लिश में कहते हैं। देखो, मध्यस्थों का प्रमुख कार्य व्यापार का विकास करना है। क्या करना? विकास करना है। मध्यस्थों ने व्यापार और विशेषकर विदेशी व्यापार का जोखिम वहन करने का दायित्व लेकर निर्माताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में सहायता की है। क्या कह रहा है? देखो, फिर एक बार बता रहा हूँ कि विदेशी व्यापार में जोखिम वहन का दायित्व लेकर निर्माताओं को क्या वित्तीय यानी उनके पैसों की सुरक्षा प्रदान करने में सहायता की है। इन मध्यस्थों को में कमीशन एजेंट, दलाल और फुटकर दोनों प्रकार के माल के वितरक सम्मिलित होते हैं। क्या बताया इसमें कि मध्यस्थों में कमीशन एजेंट, दलाल और फुटकर दोनों प्रकार के माल के वितरक सम्मिलित होते हैं। आगे इसमें चलते हैं। विदेशी व्यापार के बढ़ने के साथ साथ ही एशिया में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य धातुएं आई। जैसे जैसे विदेशी व्यापार चला तो विदेशों से हमारे देश में क्या आई? बड़ी मात्रा में सोना चांदी की बहुमूल्य वस्तु आई, और भारत को इसका सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी में के समय तक जगत सेठ नामक संस्था का विकास होने से एक प्रभावी रही। न्यासों यानी ट्रस्टी तथा अक्षय निधि एंडोमेंट्स के निष्पादन के रूप में बैंकरों ने कार्य करना शुरू कर दिया। विदेशी व्यापार के वित्तीय पोषण की पूर्ति ऋण द्वारा की जाने लगी। देखो, विदेशी व्यापार में वित्तीय पोषण की पूर्ति ऋण द्वारा की जाने लगी। लंबी यात्राओं के जोखिम की संभावना अत्यधिक रहती है, इसलिए ब्याजों की दर भी ऊंची रखी जाने लगी। उधार के सौदों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने से ऋण तथा अग्रिम उपलब्धताओं में गतिविधियों को बढ़ावा। भारतीय उपमहाद्वीप में अनुकूल व्यापार संतुलन स्थापित होने से बहुत फायदे हुए, जिससे निर्यात बड़े अंतर से आयात से अधिक होते थे। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली में अधिक पूंजी कोषों से अपने व्यापारिक निर्माता और सौदागरों का विस्तार तथा विकास के लिए लाभ प्रदान किया। अब आता है इससे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा परिवहन। परिवहन बोलते हैं जो हमारे साधन होते हैं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। परिवहन, देखो, परिवहन हमारे प्राचीन काल में दो ही थे, एक तो थल और एक जल। आज की डेट में देखें तो वर्तमान में परिवहन के साधन हमारे तीन हैं, जल, थल और वायु। पर उस टाइम पे क्या थे? दो ही प्रकार के थे, एक तो थल था और एक जल था। अब इसे देखता आगे। परिवहन के रूप में प्राचीन काल में जल और स्थल परिवहन स्रोतों का प्रचलन था। व्यापार के माध्यमों के रूप में जमीन और समुद्र दोनों प्रकार का प्रयोग होता था। संचार के साधन के रूप में सड़कें विकास की संपूर्ण प्रक्रियाएं खास तौर पर स्थल और अंतर्देशीय व्यापार को महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। असम से तक्षशिला तक फैले सड़क मार्ग को उत्तरी सड़क मार्ग कहा जाता था। क्या बेटा कह रहा? असम से तक्षशिला तक फैले मार्ग को क्या कहा जाता था? उत्तरी सड़क मार्ग कहा जाता। व्यापारिक मार्ग संरचना के रूप में बहुत बड़े थे, दक्षिण में भी पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए थे तथा ये मार्ग गति और सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त थे। वैश्विक व्यापार नेटवर्क की एक और महत्वपूर्ण शाखा में सामुदायिक व्यापार था, जिस तट पर मुजरिस स्थिति है वह मालाबार तट के रूप में जाना जाता था। इस स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार से पुराना इतिहास रहा है, जो रोमन साम्राज्य के युग तक जाता है। रोमन साम्राज्य काली मिर्च को बहुत ही मूल्यवान माना जाता था तथा मूल्यवान होने के कारण उससे काला सोना के नाम से जाना जाता था। किसे बेटा? रोमन साम्राज्य को काली मिर्ची जो वहाँ का एक बहुत मुख्य व्यापार था, और इसी वजह से उसे काली मिर्ची को काला सोना भी कहा जाता था। सदियों तक इस मार्ग पर व्यापार हेतु अधिकार स्थापना के लिए विभिन्न साम्राज्यों का व्यापार शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदी और संघर्ष का दौर चला। यानी क्या था? यानी इस मार्ग को अपनाने के लिए क्या था? साम्राज्यों में व्यापार शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता और संघर्ष का दौर चला।
15वीं शताब्दी के अंत में वर्ष में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1498 में मालाबार के किनारे वास्को डी गामा भारत आया। देखो ये तो तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में कि अमेरिका की खोज जो कोलंबस ने की थी वो कब की थी 1498 में। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। या भारत की, जिसके कारण यह था कि मसालों के लिए भारत के वैकल्पिक मार्गों को खोजना। बहुत ही व्यस्त विक्रय केंद्र में कालीकट प्रमुख था। कौन सा केंद्र प्रमुख था? कालीकट प्रमुख केंद्र था। कालीकट विक्रय केंद्र पर मध्य पूर्व से लोबार और गंधार प्राप्त करने के लिए यहाँ पर चीनी जहाज भी आया करते थे और इसी के साथ भारत में काली मिर्ची, हीरे, मोती तथा कपास भी ले जाते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में प्रमुख बंदरगाह पुलकित था जो दक्षिण तथा कोरमंडल तट पर स्थित था। इस बंदर की पहचान दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए कपड़े निर्यात करना था। देखो हमने बेटा इसमें 2 पॉइंट पढ़े। इससे आगे पॉइंट है इसमें ये करा कि मजबूत व्यापारी समुदाय। मजबूत है ना, ये जो उस टाइम का व्यापारी समुदाय था वो मजबूत था। देखो इसमें क्या कह रहा है बेटा, भारत में विभिन्न प्रांतों से अलग अलग समुदाय के लोग व्यवसाय में आए। उत्तरी क्षेत्र में पंजाबी और मुल्तानी व्यापारियों ने व्यवसाय संभालना शुरू कर दिया था तथा भट्ट समुदाय ने व्यापारियों ने गुजरात और राजस्थान के राज्यों पर व्यापार का प्रबंधन किया। पश्चिमी भारत में इन समूह के व्यापारियों को महाजन कहते थे। क्या कहते थे? पश्चिमी भारत में इन समूह को व्यापारी को महाजन कहते थे। महाजन वे व्यक्ति होते थे जो नगर के सबसे ज़्यादा मालदार व्यक्ति या धनवान व्यक्ति होते थे। अहमदाबाद के शहरी क्षेत्र और व्यापारियों का सामूहिक रूप से मुखिया को नगर सेठ कहते थे। इसके अतिरिक्त अन्य शहरी समूह के अंतर्गत व्यावसायिक वर्ग जैसे हकीम, वैद्य, वकील, पंडित, मुल्ला बोले शिक्षक, चित्रकार, संगीतकार और सुलेखक आदि आते थे। अब आता है मर्चेंट कॉरपोरेशन, यानी मर्चेंट बोलते हैं व्यापारी, कॉरपोरेशन माने निगम, व्यापारिक निगम। देखो व्यापारिक समुदाय अपने हितों की रक्षा करने के लिए स्वायत्त निगम थे। क्या थे? स्वायत्त निगम थे। इस व्यापारिक समुदाय ने गिल्ड से अपनी प्रतिष्ठा और ताकत प्राप्त की। ये स्वायत्त निगम और औपचारिक रूप से संगठित हुआ करते थे। इन निगमों में अपने समुदाय के लिए नियम और व्यापारिक आचार संहिता का निर्माण किया। इस आचार संहिता को राजाओं को भी सम्मान व समर्थन प्राप्त हुआ करता था। राजस्व के प्रमुख उद्योगों में उद्योग एवं व्यापार कर भी था। व्यापारियों के लिए चुंगी करों का भुगतान करना होता था जो अधिकांश प्रमुख वस्तुएं पर अलग अलग दर से वसूले जाते थे। इनका भुगतान सामान्यतः नकद या वस्तुओं के रूप में होता था। वस्तुओं की भिन्नता से सीमा शुल्कों में भी भिन्नता देखने को मिलती थी। ये सीमा शुल्क अलग अलग प्रांतों से अलग अलग होते थे। आय का एक अन्य स्रोत नौका भी था। आय का एक अन्य स्रोत नौका भी था। नौका कर का भुगतान यात्रियों और सामान, मवेशियों और गाड़ियों के लिए किया जाता था। आमतौर पर स्थानीयों को श्रम कर वसूलने का अधिकार हस्तांतरित किया गया। गिल्ड प्रमुख का सीधा व्यवहार राजा या कर संग्राहकों को होता था। गिल्ड प्रमुख साथी व्यापारियों की ओर से निश्चित राशि मर्चेंट टोल का समाधान कर लेते थे। धार्मिक हितों का संरक्षण करना भी गिल्ड व्यवसायियों का कार्य था। वे मंदिर निर्माण का कार्य अपने सदस्यों पर निगम कर लगाकर पूर्ण करते थे। इस प्रकार वाणिज्यिक गतिविधियों में बड़े व्यापारियों को समाज में सत्ता प्राप्त करने में सक्षम बना दिया। ओके बेटा, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने इसमें से 4 टॉपिक रीडिंग करे हैं और थोड़ा सा इनमें समझा है। तो पहला था मध्यस्थों का उदय, दूसरा परिवहन, तीसरा मजबूत व्यापारी समुदाय और चौथा था मर्चेंट कॉरपोरेशन। ओके बेटा।